नेता कभी रोते हैं जब हारते हैं? अब थैंकफुली मैं हारी नहीं कभी मगर ज़रूर दुख होता होगा अगर कोई भला व्यक्ति है जिसने सब काम अच्छा किया, ठीक किया, ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी तो तकलीफ होती होगी। तो आप जब खुश होते हैं तो कैसे सेलिब्रेट करते हैं? मैं बहुत मस्त हूँ अपने आप में। मेरे को खुशी को सेलिब्रेट में मेरी खुशी खुशी है। अच्छा। तो मैं बहुत एज आई सेड साधारण हूँ, कोई बहुत पर कभी मैं हंसती हूँ, कभी मैं कहा लोग खुशी में और गम में दारू पीते हैं, मैं खुशी और गम में गोलगप्पे खाती हूँ। इससे फायदा गोलगप्पे वाले का है। बिल्कुल। ये अच्छी बात है। तो स्ट्रेस में भी कुछ करती होंगी आप? हाँ, स्ट्रेस जब रहती होंगी? नहीं, मैं गोलगप्पे खाने जाती हूँ। अच्छा, ये एक अच्छा फंडा है राजनीति, एक अच्छे सीनियर सक्सेस पॉलिटिशियन का अच्छा फंडा कि गोलगप्पे खाओ, आम पापड़ खाओ, पेड़ पे चढ़ जाओ, वॉक के लिए चले जाओ, मस्ती फ्री जिंदगी है आपकी। बिल्कुल है मस्ती फ्री। लेकिन राजनीति में इतना वक्त नहीं मिलता कि रास्ते में आके गोलगप्पा खाएं, पाव भाजी खाएं। नहीं, मेरे देखो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, ना अपने बारे में कोई हवाबाजी है। अगर मेरा मन किया, सामने गोलगप्पे वाला दिख गया तो मैं गाड़ी रोक के खा लूंगी। अभी आजकल ग्लूटेन रिस्ट्रिक्शन का चक्कर पड़ गया है तो मैं उतर के कहूंगी कि भैया आलू की चाट बना दे या पानी पिला दे। मुझे कोई तो ऐसा भी होता है ना कि बहुत लोग पहचानते होंगे ये मीनाक्षी हैं, तो हाँ? फिर लोगों की भीड़ हो जाती है, कोई सेल्फी लेता होगा, कोई कहता होगा, बात करता होगा। बिल्कुल होता है। और कई बार होता है कि मेरे मतलब मैं जैसे जहाँ मैं रहती हूँ उसके बगल में एक कॉलोनी है, वहाँ एक दुकान है जहाँ ग्लूटेन फ्री गोलगप्पे मिलते हैं, तो मैं उस गोलगप्पे एक दुकान से खरीदती हूँ, फिर रेडी वाले के पास जाती हूँ, फिर कहती हूँ अब तो मेरे को खिला। तो पूरी मार्केट मेरा क्षेत्र रहा है, सब लोग मुझे जानते हैं, और मैं रात के अंधेरे में भी उतर जाती हूँ तो कोई अरे बहन जी आप खड़े हो? मैं कहाँ खड़ी हूँ, चलो आ जाओ आप लोग भी खाओ। तो ये सब फायदा हुआ मिनिस्ट्री के दौरान, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में जब बात हम कर रहे हैं, तो उस वक्त एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी कि दोनों अलग अलग कंट्री के संग एक अच्छा रिलेशन बने रहे, बायलैटरल रिलेशन अच्छा रहे। तो स्पेशली उस वक्त महिलाओं के लिए चिंता करने में आया कि नहीं सब मेरे लिए है, महिला कुछ स्पेसिफिक नहीं है? नहीं, मैं तो जिंदगी में ये मानती हूँ कि सब मेरे लिए है और महिला स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ, और ये मेरा मतलब लाइफ का एक प्रिंसिपल है कि बराबरी रहनी चाहिए। बराबरी का मतलब एक्स्ट्रा मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा किसी को भी कुछ नहीं चाहिए। और इसीलिए मैं हमेशा मानती हूँ कि सारी जो लड़ाई है जिंदगी की, महिलाओं की भी, वो मान सम्मान की है। आप उसको मान सम्मान दो, सुबह से शाम तक सब काम करेगी, लेकिन मान सम्मान तो चाहिए ना। सारी लड़ाई मान सम्मान की। जहाँ मान सम्मान पे आँच आती है वहाँ तकलीफ मुझे दूसरे के मान सम्मान पे भी होती है। ऐसा नहीं कि अपने लिए सेल्फिश टाइप, ऐसा नहीं है, वो किसी के साथ तो वो भी स्ट्रॉन्ग वुमेन हाँ, बिल्कुल। तो वो पावर सामने आता है, बिल्कुल आएगा। और ये पावर को यूटिलाइज भी करती हैं आप? बिल्कुल करती हूँ। ओके, जब हम संरक्षण की बात कहते हैं कि रिजर्वेशन की जरूरत है, आपको लगता है वुमेन रिजर्वेशन की जरूरत है? मैं पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं ग्रोइंग अप में कभी रिजर्वेशन का मैंने तो फायदा नहीं लिया। ना ही मुझे किसी ने कभी कोई आसान काम दिया। मैंने कठिन से कठिन परीक्षा देकर मैं जहाँ भी लाइफ में पहुँची। मगर मैं ऐसा मानती हूँ कि पिछले कई मतलब 1000 साल से ऊपर निकल गया, जब पूर्व में आदिकाल में महिला बराबर थी, लेकिन समाज में कुरीतियाँ बढ़ने के कारण वो बराबरी खत्म हुई, वो गैर बराबरी पे आई, और कुरीतियाँ बढ़ती ही गईं। और आज भी वो कुरीतियाँ इतनी परम सीमा पर हैं कि अगर हम नॉर्मल तरीके से सब चीज़ ठीक करना चाहें तो 1000 साल से ऊपर का समय निकल गया, नहीं कर पाए। हम ही नहीं, पूरी दुनिया नहीं कर पाई। तो बराबरी लाने का फिर टूल क्या है? क्या हम तिगड़म लगाएं, कौन सी चाबी से उस ताले को खोलें कि वो बराबरी आए? तो उसका तरीका मुझे यही लगा, एक तो महिलाओं को एक आइडियल मिले ना, जब आसपास दिखाई देता है यार ये महिला कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। वो पीढ़ी नहीं तो उसकी अगली पीढ़ी कर पाएगी। हम लोगों ने क्या होगा, क्योंकि हमने झांसी की रानी की कविता सुनी होगी, हमें महादेवी
के बारे में पढ़ा होगा, हमने और बड़े नेताओं के बारे में पढ़ा होगा, तो प्रेरणा का स्रोत बनती है महिलाएं जी। तो प्रेरणा मिलती है। दूसरा, या तो आप पैदा ही लक्ष्मीबाई हो कि आपके अंदर वो गुण, वो ऊर्जा है, ऊर्जा और वो गुण है, और ईश्वर ने आपको ऐसा बना के भेजा। अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई, रानी अब्बक्का, महादेवी, आप ऐसे हैं जी। या किसी ने आपका हाथ पकड़ के आपको जानते हुए कि आपके अंदर ये सर्वगुण सम्मान है, लेकिन मौका नहीं मिल रहा, तो इसको लाके एक प्लेटफॉर्म दो, वो करो। तो ये टूल है, प्लेटफॉर्म देना टूल है। हाँ। तो अगर मान लीजिए कोई महिला चुनाव नहीं जीत सकती पुरुषों के खिलाफ, क्योंकि उसके पास मनी पावर, मसल पावर, ये चीज नहीं है, नहीं कर पा रही, लेकिन जब आप उसको उस कुर्सी पे बिठा देंगे, आप उसको सरपंच बना देंगे, या विधानसभा में पहुंच जाएगी, या लोकसभा में पहुंच जाएगी, या राज्यसभा में पहुंच जाएगी, वो उस कुर्सी का पूरा इस्तेमाल करके समाज में वो काम उतने अच्छे से करेगी, शायद बाकी लोग जो चुनाव जीतते वो नहीं कर पाते। लेकिन मैं इसी पहल पे आता हूँ, सरपंच हो जाए या विधायक हो जाए, ऐसे बहुत एग्जाम्पल है यहाँ पर भी, शायद वहाँ भी हो, दिल्ली में हो। सरपंच जो है, महिला सरपंच जीत गई है अच्छे वोट से, लेकिन पंचायत के ऑफिस पे उनके पति या देवर बैठे होते हैं। विधायिका अगर जो एमएलए अगर वोमेन हो, अच्छी बात है, महिलाओं को सीट मिली, वोट मिला, वो जीत गई, लेकिन उनके निर्वाचन मंडली में, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके पति के इशारे से सब चलता है। तो ऐसा शायद आपने भी देखा होगा, हिंदुस्तान में हर जगह घूमती हैं। इसका समाधान भी जरूरत है, या प्लेटफॉर्म दे दो, फिर उनके घर में कोई भी पुरुष हो वो संभाले? नहीं, इसमें समाधान आपने ऐसा देखा है? बहुत ज्यादा नहीं देखा मैंने, मैं तो अपनी ही बात करूंगी। नहीं, आपकी बात हम नहीं कह रहे, आपने कहा कि ऐसे बहुत है, ऊर्जा है, शक्ति है, ये एक साइड है, लेकिन अलग भी बहुत साइड है जो हम देख रहे हैं अंदरूनी, जो हम जब जाते हैं ग्राउंड रूप में, हमने देखा है ये। मेरा उसमें थोड़ा सा आपको जवाब थोड़ा अटपटा लगेगा जी। मान लीजिए ये रिजर्वेशन नहीं होती जी, वैसा ही पुरुष जैसा कोई और पुरुष जीत के आता जी, तब भी वही चलाता जी। हम बदलाव लाना चाह रहे हैं, उस बदलाव में हो सकता है शुरू का बदलाव ऐसा हो जी कि पुरुष फिर भी कंट्रोल पोजीशन में बैठना चाहता है, लेकिन फ्लिप साइड ये है कि अगर ओथ लेनी है, एसडीएम से बात करनी है, डीएम से बात करनी है, तो कहेंगे महिला को भेजिए जी, जो सरपंच है वही आएगी, आपका जरूरत नहीं, आप बाहर बैठिए जी। उसको मजबूरी में उसको लाना पड़ेगा जी जी। बदलाव है, उसमें भी बदलाव है। मैंने, आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने ये बात भाषण में भी कही कि भाई मैं उन पुरुषों को जानती हूँ, मैंने आंखों के आगे इस महिला आरक्षण बिल को फेल होते हुए देखा है। हम छोटे थे मगर आंखों में वो देखा है, याद है मुझे वो चीजें, याद है मुझे वो कमेंट जब पुरुषों ने ये कहा कि लिपस्टिक वाली, परकटी, ये सी वैसी महिलाएं अंग्रेजी छाप आके बैठ जाएंगी, ऐसा बोला। लेकिन आज वही पुरुष अपने बेटे की जगह बेटी को तैयार करवा रहे हैं ना, तो बदलाव तो है। तो अगर आपने जो सिचुएशन बताई कि वो पुरुष जाके पंचायत घर में जाके बैठ जाता है, उसका विधानसभा क्षेत्र को कंट्रोल करता है, अपनी चलाता है, मजबूरी में चिट्ठी तो साइन वही पत्नी करेगी, वो ऑफिसर से बात तो वही करेगी, तो विधानसभा में बदलाव, विधानसभा में भाषण वही कर सकती है, आप बाहर ही बैठेंगे जरूर। ठीक है, मैं कहती हूँ जितना सरकारी तंत्र है वो और सख्ती से काम करे। ऐसे पुरुष जो है उनको कहे बाहर जाइए, पत्नी को भेजिए जी। और पत्नी को, आप पत्नी को मोटरसाइकिल पे बिठा के ला सकते हैं, ले आइए, आप कार में ला सकते हैं, आप ले आइए, आप उसकी फाइल उठा के चल सकते हैं, चलिए, लेकिन बात वही करेगी, साइन भी वही करेगी। हाँ, साइन भी वही करेगी, ओथ भी वही लेगी, भाषण भी वही देगी। तो ये बदलाव है। हाँ, बदलाव है, बदलाव है। आप देखिए, कोई भी आप सिचुएशन को बदलने का प्रयास करें तो आपको उसमें घी गुड़ डालना पड़ेगा ना, तो अभी हम घी गुड़ डालने की, तो ये विकसित भारत में ये हो रहा है, विकसित भारत में हो रहा है, बदलाव आ रहा है। मैंने जैसे कहा कि मैं ऐसे पुरुषों को बिना नाम लिए बता सकती हूँ कि अगर आरक्षण की बात नहीं होती, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात नहीं होती, महिला वोटर की संख्या नहीं बढ़ती। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहती हूँ कि 2014 में महिलाओं की वोट परसेंटेज पुरुषों से
मेरा ख्याल 6-8% कम थी। जी 19 में वो 4-5% कम रही, 24 में बराबर हुई है। जी तो अगर महिला एक पॉलिटिकल राजनीतिक ग्रुप के तौर पे सामने आई है तो पर फोर्स आपको महिलाओं की संख्या भी बढ़ानी है, महिलाओं के लिए काम भी करना है और उनकी तकलीफों को भी खत्म करना है।